तो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। वेरी गुड इवनिंग। तो वी आर बैक। ओके, हाँ। तो व्हाट आई वाज सेइंग कि वी आर बैक विथ अनदर क्लास फॉर क्लास 5 मैथमेटिक्स। और आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है पहले ये भी समझ लेते हैं। पहली चीज कि ये मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे ना। दूसरी चीज, आगे हर क्लास जिसमें आप जाओगे आपको इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे ही मिलेंगे। तो क्यों ना हम क्लास 5 में ही इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ ले ताकि हमारे आगे आने वाले क्लासेस में मुझे दिक्कत फेस ना हो। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, आज हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? एप्लीकेशंस का मतलब हो गया कि हाउ टू फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकलता है प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करके, ये सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाय द वे, मेरा नाम तो आप लोगों को पता है, मेरा नाम है सत्यम। एंड इस क्लास को अच्छे से समझने के लिए कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। कुर्सी पे बैठ जाओ, एक पेन और नोटबुक लेके अच्छे से एक एक वर्ड को ध्यान से सुनो। और ध्यान से तो सुनो, साथ ही साथ जो क्विजेज आते हैं उनको आप अटेम्प्ट भी करो। एंड क्विज अटेम्प्ट करने का तरीका याद है ना? वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा कि यार क्या कह रहा है सवाल, अपने से बनाने का ट्राई किया, बन गया, फिर वीडियो को प्ले करके आंसर मैच किया, नहीं बना तब भी प्ले करके फिर देखा कि एक्चुअल में सोल्यूशन कैसे है। तो ये है सही तरीका एक ऑनलाइन क्लास को अटेंड करने का। तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर आपको सही से समझना है चीजों को तो प्लीज ऐसा करना है, ठीक है? ओके, तो चलो स्टार्ट करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपना बेस तैयार कर लेते हैं। कुछ कुछ चीजें अपने को आनी चाहिए जो हम ऑलरेडी पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे, बट एक बार उसका स्मॉल रिकैप कर लेते हैं। एंड उस रिकैप के बाद जो भी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली क्लास की थी, जो फर्स्ट क्लास में लेके आया था नंबर सिस्टम पे, उनको ये सारी चीजें याद होंगी। बट मान लो किसी ने नहीं भी किया हो तो 2 मिनट लगा के रिवाइज कर लेते हैं, क्या हर्ज है ना? तो सबसे पहले समझना होगा कि सर फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमने ये ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ है कि फैक्टर्स आर नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अ सर्टेन नंबर, है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल 8 इंटू 1 8 होता है, सो 8 एंड 1 विल बी कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ 8, करेक्ट? 4 इंटू 2 8 होता है, सो 2 एंड 4 विल ऑल्सो बी कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ 8। तो फैक्टर्स ऑफ अ नंबर आर नथिंग बट द नंबर्स दैट यू मल्टीप्लाई टू गेट अ सर्टेन नंबर। जैसे 20 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 5। तो ये जो राइट साइड में दो नंबर आपको मिले, ये दोनों हो गए फैक्टर्स ऑफ 20, ठीक है? 20 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 5 इंटू 2। तो अगेन 2 5 2, दीज आर ऑल फैक्टर्स ऑफ 20। बहुत सिंपल सी बात है ना? ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म अपने को आनी चाहिए कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स हैं जिनके बस दो फैक्टर्स हैं। किसी को अगर फैक्टर्स टॉपिक और डिटेल में समझना है तो एक वीडियो हमने 2 सेकंड, आई थिंक 2 सितंबर को रिकॉर्ड करके डाला हुआ है वहां पे। आप वो वीडियो पे जाइए, लास्ट के सेक्शन में फैक्टर्स को एकदम डिटेल में पढ़ाया गया है, सो यू कैन फॉलो इट अप फ्रॉम देयर। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट डू वी मीन बाय प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनके बस दो फैक्टर्स होते हैं, ठीक है? क्या क्या? एक तो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखो, 1 हर नंबर का फैक्टर है। 1 इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, ओके? एंड द नंबर इटसेल्फ इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। आप कोई भी नंबर लो, जैसे मान लो आप डिस्कस करो नंबर 22 को, तो 22 का फैक्टर 22 से बड़ा पॉसिबल नहीं है और 1 से छोटा पॉसिबल नहीं है। तो हर नंबर के दो फैक्टर्स गारंटीड होते हैं। सबसे छोटा फैक्टर 1 एंड जो सबसे बड़ा फैक्टर है दैट इज द नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं वो खुद का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, ठीक है? अब ऐसे नंबर्स जिनके बस यही दो फैक्टर्स होते हैं उसको बुलाते हैं प्राइम नंबर्स, राइट? एंड यहां आपके सामने फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं 2 3 5 7। 2 3 5 7 इन सब के और कोई फैक्टर्स नहीं है अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। इन अदर वर्ड्स सर आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मैं 7 को लूं तो 7 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखने का बस यही एक तरीका है, ठीक है? या फिर तुम ये भी सोच सकते हो कि सर 7 जब मैं मल्टीप्लीकेशन टेबल को देखूंगा उसमें 7 मुझे बस
या तो 1 के टेबल में मिलेगा 1 इंटू 7 इक्वल टू 7, या 7 के टेबल में मिलेगा 7 इंटू 1 इक्वल टू 7, और किसी नंबर के टेबल में तुम इन नंबर्स को कभी नहीं पाओगे, ठीक है, इक्वल टू साइन के बाद इस साइड में, राइट। तो ऐसे नंबर्स को हम बुलाते हैं प्राइम नंबर्स, ओके। और ये जो तुम्हारे सामने लिखे हैं ना, ये फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स हैं, पहले कुछ प्राइम नंबर्स, ठीक है, 2 3 5 7। क्या है प्राइम नंबर? जिनके बस दो फैक्टर, वो दो फैक्टर क्या? पहला फैक्टर 1, क्योंकि 1 हर नंबर का फैक्टर है। दूसरा फैक्टर द नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं बस वही। अगर यही दो फैक्टर्स हैं किसी नंबर के, तो उस नंबर को बुलाएंगे प्राइम नंबर, अदरवाइज बुलाते हैं क्या? कॉम्पोजिट, है ना, कॉम्पोजिट नंबर। ये भी पुराने वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एक छोटा सा क्विज करते हैं आगे बढ़ने से पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। ये जो चार ऑप्शंस है तुम्हारे सामने, इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है ना? 13, 39, 29 और 17। तो क्या होना चाहिए सर हमारा थॉट प्रोसेस, कैसे सोचे? तो एकदम डेफिनेशन पे चले जाओ। क्या सिखाया अभी मैंने आपको कि प्राइम नंबर वो नंबर है जिसके दो ही फैक्टर है, ठीक है। तो अब आप ऐसे सोचो कि सर इसका मतलब अगर मैं इन चारों में से कोई एक ऐसा नंबर ढूंढ दूं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर है, तो मुझे मेरा आंसर मिल गया, ठीक है। और यहां पे तुमको हेल्प क्या करेगा? एकदम बस एक छोटी सी बेसिक सी बात कि देखो ये नंबर है 13, 39, 29, 17, ठीक है। अब तुम 13 पे आओ, 13 के फैक्टर सोचो। अच्छा एक चीज, 13 का फैक्टर होगा तो 13 से छोटा, क्योंकि 13 का कोई फैक्टर 13 से बड़ा नहीं हो सकता। तो 13 का सबसे छोटा फैक्टर 1, 13 का सबसे बड़ा फैक्टर 13। अब ये सोचो कि और कोई नंबर है क्या 1 से 13 के बीच में जो 13 को डिवाइड कर पाएगा? 13 एक ऑड नंबर है तो 2 से डिविजिबल नहीं है। 13 का सम ऑफ डिजिट्स 1 प्लस 3 4 है। अब 4 3 से डिविजिबल नहीं है, सो 13 इज ऑल्सो नॉट डिविजिबल बाई 3। अभी मैंने क्या यूज किया? डिविजिबिलिटी रूल बाई 3। तो इस तरीके से अगर तुम सोचोगे ना, तो तुम पाओगे कि सर कोई भी नंबर नहीं मिला जो 13 को डिवाइड कर पाया। बिटवीन 1 एंड 13 ऐसा एक भी नंबर नहीं है जो 13 को डिवाइड कर सकता है। तो 13 इज डेफिनेटली अ प्राइम नंबर, है ना। 13 क्या है? प्राइम है। अब इसी तरीके से तुम अगले ऑप्शन पे आ जाओ। 39 बैठा हुआ है वहां पे। अब सोचो कि 39 के सर अगर आप फैक्टर्स की बात कर रहे हो, तो एक फैक्टर तो 1 हो गया, एक 39 हो गया। अब चलो थोड़ा सा मेहनत करते हैं और ढूंढते हैं कि और कोई फैक्टर मिलेगा क्या मुझे। 39 कैसा नंबर? ऑड, तो 2 तो पिक्चर से बाहर है, 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 39। अब आते हैं 3 पे। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? कोई नंबर को अगर 3 से डिविजिबल होना है तो उस नंबर के जो सम ऑफ डिजिट्स है उसको 3 से डिविजिबल होना पड़ता है। यहां नंबर है 39, तो आपने 39 में 3 और 9 का सम फाइंड आउट किया, वो निकल के आया 12। एंड 12 3 से डिविजिबल है। 12 को 3 से डिवाइड करो, कंप्लीटली डिवाइड होता है और आंसर क्या आता है? 4। तो क्योंकि 12 3 से डिविजिबल है, तो इसका मतलब है सर 39 भी 3 से डिविजिबल है। और जैसे ही मुझे ये पता चला, ये सवाल खत्म हो ना, हो गया, फिनिश। तो तुमने अब बोला कि सर 3 एक फैक्टर मिल गया, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर्स मिल गए इस नंबर 39 के। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस जो नंबर प्राइम नहीं है, दैट हैज टू बी 39, क्योंकि मैंने दिखा दिया यार यहाँ पे कि सर इसके ना 1 और 39 के अलावा फैक्टर्स मिल रहे हैं। तो अब क्योंकि मिल रहे हैं तो हमारा आंसर क्या हो गया? 39 ओनली, ओके। उसी तरह तुम 29 और 17 के फैक्टर्स नहीं ढूंढ पाओगे, है ना। 29 इज अ प्राइम एंड 17 इज ऑल्सो अ प्राइम। अब मुझे पता है तुम सोच रहे होगे सर ऐसा तो यार क्वेश्चन में काफी मेरा टाइम चला जाएगा अगर कोई पूछ दिया कि इज दिस नंबर अ प्राइम और नॉट, ठीक है। तो आई अग्री, मतलब कोई नंबर प्राइम है या नहीं, ये छोटे नंबर्स के लिए तो हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं, बट अगर बहुत बड़े नंबर्स आ जाए ना, तो ये मोस्टली कंप्यूटर्स ये काम करते हैं टू चेक फॉर प्राइमेलिटी कि कोई नंबर प्राइम है या नहीं, ठीक है। बट आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपके एग्जाम में ऐसा ही नंबर आएगा जो छोटा मोटा होगा, और हम थोड़ा सा दिमाग लगा के ना, जिस तरीके से हमने 39 के लिए चेक किया, वैसे आप चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ओके, ठीक है। ओके, तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं क्लियर हो गया, फैक्टर्स क्या होते हैं क्लियर हो गया। अब प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने वाले हैं, उसका एक वर्ड प्राइम था, उसकी क्लैरिटी मिल गई। फैक्टराइजेशन क्या होता है थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, ठीक है, कि व्हाट डू वी मीन बाय दिस वर्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को अगर सीधे शब्दों में बोलूं तो इट्स अ प्रोसेस टू रिप्रेजेंट अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स,
मतलब किसी एक नंबर को जब आप उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट में लिखते हो मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में, तो वी कॉल इट फैक्टराइजेशन। एग्जांपल यहां पे ये देखो 18 इज 9 इंटू 2, ठीक है। तो ये नंबर 18 को हमने एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स लिखा है, ठीक है। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ फैक्टराइजेशन ऑफ 18 एंड 9 एंड 2 विल बी कॉल्ड एज द फैक्टर्स ऑफ 18, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन का सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अगर किसी नंबर को कोई भी नंबर लो, अगर मैं उसको दो नंबर के प्रोडक्ट या दो से ज्यादा नंबर के प्रोडक्ट में भी लिख पा रहा हूं, देन आई एम फैक्टराइजिंग दैट नंबर, है ना। ये एक प्रोसेस है जिसमें आप एक नंबर को दूसरे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखते हो। ओके, सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय फैक्टराइजेशन। 18 का एक और ऑल्टरनेटिव फैक्टराइजेशन है 6 इंटू 3, है ना। 6 इंटू 3 भी 18 होता है। तो यहां से आपको ये बात समझनी चाहिए कि सर अच्छा, इसका मतलब एक नंबर को फैक्टराइज करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, कई तरीके हैं ना। 18 को 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 इंटू 3 लिख सकते हैं, 18 इंटू 1 भी लिख सकते हैं। तो किसी भी नंबर को फैक्टराइज करने के जो तरीके हैं वो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, एक छोटा सा क्विज करते हैं इस बेसिस पे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट फैक्टराइजेशन ऑफ 30। हमारे पास चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस में मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इनमें से कौन सा 30 का फैक्टराइजेशन नहीं है। ओके, तो काफी सिंपल है। तुम बोलोगे कि सर सब तो प्रोडक्ट फॉर्म में आपने लिख ही दिया, तो अब मेरा काम क्या बचा? मेरा काम बस ये बचा कि ये चेक करना कि क्या मल्टीप्लाई होकर 30 आ रहा है। अगर 30 आ रहा है तो इसका मतलब ये 30 का फैक्टराइजेशन है। 5 इंटू 6 टेबल का बेसिक आइडिया है, तो कोई भी बोल देगा सर ये तो 30 होता है, मैंने रटा हुआ है बचपन से। तो अगर 5 इंटू 6 30 है, देन यस दिस इज अ फैक्टराइजेशन ऑफ 30, करेक्ट फैक्टराइजेशन। 10 इंटू 3, क्या 10 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 30 मिलता है? तो आंसर है यस, मिलता है। तो दिस इज ऑल्सो अ फैक्टराइजेशन ऑफ 30, ये भी 30 का एक फैक्टराइजेशन है। अब चलो यहां आ जाओ, 5 इंटू 2 इंटू 3, तो यहां पे तीन फैक्टर्स के टर्म में ब्रेक किया हुआ है। अगेन क्या करोगे? तुम बोलोगे सर 5 इंटू 2 करिए, तो 5 इंटू 2 करने पे आता है 10, बचा एक 3, तो 10 इंटू 3 तो फिर से 30 हो गया। तो ऑप्शन सी में जो लिखा हुआ है ना, ये भी 30 का ही एक फैक्टराइजेशन है। तो अब बच गया ऑप्शन डी, यही होगा आंसर यार, और है भी। 15 इंटू 3 अगर मल्टीप्लाई करने बैठोगे तो आंसर क्या मिलता है? 45, एंड विच इज नॉट इक्वल टू 30। तो ये तो 45 का फैक्टराइजेशन लिखा हुआ है, 30 का नहीं लिखा हुआ। तो इसीलिए ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर इन दिस केस, ठीक है। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप सभी लोग को कि 30 के ए बी सी जो है वो करेक्ट फैक्टराइजेशन लिखे हुए हैं और डी नहीं है। तो यहां से भी ये पॉइंट फिर से वैलिडेट हो गया, फिर से क्लियर हो गया कि किसी एक नंबर के कई सारे फैक्टराइजेशन पॉसिबल हैं, है ना। देयर आर मल्टीपल वेज टू फैक्टराइज अ नंबर, नॉट जस्ट सिंगल। ओके, तो सर प्राइम समझ लिया, फैक्टराइजेशन समझ लिया, चलो अब इन दोनों को क्लब करके समझते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले जो बेसिक थॉट या फिर आइडिया प्राइम फैक्टराइजेशन के अंडर है वो ये है कि कोई भी कॉम्पोजिट नंबर का मतलब क्या समझाया था? जो नंबर प्राइम नहीं होता है, मीनिंग जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो कोई भी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर प्राइम नंबर से ही बना हुआ है। मीनिंग आप कोई भी कॉम्पोजिट नंबर उठाओ, यू कैन राइट इट एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली, ठीक है। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, एंड इस काम को जब आप करोगे ना तो उसी को बुलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एंड मजे की बात यह है कि अभी तक मैं ये बोलते आया था कि किसी भी नंबर के फैक्टर, कोई भी नंबर को आप फैक्टराइज करने बैठो या उसके फैक्टराइजेशन मल्टीपल हो सकते हैं, बट किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा यूनिक होगा। मतलब अगर आप एक नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में ब्रेक करने जाओगे तो हर बार एक ही आंसर मिलेगा। एक एग्जांपल देके समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई नंबर है, चलो लेते हैं 10, ठीक है। अब 10 के फैक्टराइजेशंस क्या है? 10 इंटू 1 एक तरीका हो गया लिखने का, एक तरीका हो गया 2 इंटू 5, करेक्ट।
अब मैं पहले वाले को प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ट्रीट कर सकता हूं? नहीं कर सकता, क्योंकि देखो बेस डेफिनेशन क्या बोल रहा है कि जब मैं नंबर को प्राइम फैक्टराइज करूंगा, एट द एंड द नंबर शुड बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली। तो 10 इंटू 1 में ना तो 10 प्राइम है ना तो 1 प्राइम है, तो 10 इंटू 1 इज नॉट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 10। ओके, बट अगर आप दूसरा वाला देखो, 2 इंटू 5, 2 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो ये जो है ना 2 इंटू 5, ये एक्चुअल में 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन है, क्योंकि इस पर्टिकुलर फैक्टराइजेशन में या 2 इंटू 5 में जो दोनों नंबर्स हैं दोनों के दोनों प्राइम है एंड दे मल्टीप्लाई टू गिव 10। सो ये करेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन है 10 का, एंड 10 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स और कोई तरीका नहीं है लिखने का, वो ऐसे ही लिखा जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। अब चलो थोड़े एग्जांपल्स लेके मैं समझाता हूं कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं। अगर कोई नंबर आया मेरे पास, तो व्हाट इज द वे टू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दैट नंबर। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया हमने कि यार चलो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, लेट्स प्राइम फैक्टराइज 18। अब मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन के दो तरीके सिखाने वाला हूं। ठीक है, एक बोलते हैं फैक्टर ट्री मेथड और दूसरा एक होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो चलो पहले फैक्टर ट्री मेथड स्टार्ट करते हैं। तो फैक्टर ट्री मेथड में आप ये नंबर 18 को ऐसे लिखोगे। ठीक है, और आप थोड़ा सा सोचोगे कि ऐसा कोई टेबल मुझे याद है क्या जिसमें मुझे 18 मिलता है। ठीक है, एनी टेबल। तो तुम बोलोगे सर 2 के टेबल में याद आ रहा है कि 2 इंटू 9 18 होता है। ठीक है, तो तुमने एक पकड़ लिया कि सर 18 को ना मैं 2 इंटू 9 लिख सकता हूं। मैं मल्टीप्लीकेशन का साइन नहीं लिख रहा हूं, बट आप समझो कि सर ये 2 इंटू 9 का प्रोडक्ट है। क्या 2 इंटू 9 इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है? नो। वाई? बिकॉज 9 एक प्राइम नंबर नहीं है। तो जो यहां पे मैंने लिखा, दिस इज जस्ट अ फैक्टराइजेशन ऑफ 18, 2 इंटू 9। अभी तक मैं प्राइम फैक्टराइजेशन तक नहीं पहुंचा हूं। अब तुम्हारा काम फिर से सोचना है कि सर क्या मैं 2 को फर्दर तोड़ सकता हूं? कैन 2 बी रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ सम नंबर्स? तो आंसर मिलेगा नो, बिकॉज 2 इज अ प्राइम नंबर। 2 क्योंकि प्राइम नंबर है तो ये आगे और नहीं टूटेगा, इट विल स्टे एज इट इज। बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, और क्योंकि 9 प्राइम नंबर नहीं है, 9 फर्दर टूटेगा और तुमको इजीली याद आ जाएगा कि सर 9 तो मुझे 3 के टेबल में मिलता है, सो दैट इज 3 इंटू 3। एंड अब क्या मैं और फर्दर 3 को तोड़ सकता हूं? तो तुम्हें आंसर मिलेगा नहीं, क्योंकि 3 इज अगेन अ प्राइम नंबर। तो अब ध्यान देना, ये जो चीजें तुमको मिली ना यहां से, उप्स सॉरी, एक सेकंड रुक जाओ, फिर से लिख लेते हैं यहां पे। तो ये जो चीज तुमको मिली ना 2 3 3, ठीक है, अब तुमने ना 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स तोड़ दिया है। एक प्राइम फैक्टर है 2, दूसरा 3 एंड अगेन 3। सो 18 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स ओनली कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, जबकि 18 के फैक्टराइजेशन कई है ना। अगर मैं इधर 18 के फैक्टराइजेशन तुमको लिख के दिखाऊं, तो एक फैक्टराइजेशन है 9 इंटू 2। ठीक है, एक फैक्टराइजेशन है 6 इंटू 3, ये और एक फैक्टराइजेशन तो 18 इंटू 1 भी है सर, 18 इंटू 1 भी है 18 का एक फैक्टराइजेशन। बट 18 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, मतलब जब हम 18 को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिखने जाएंगे तो हमेशा इसी आंसर पे पहुंचेंगे और कोई पॉसिबिलिटी नहीं एग्जिस्ट करती। ठीक है, ओके। अब कोई बच्चा ये बोल सकता है कि सर आपने यहां पे 18 को 2 इंटू 9 लिख के स्टार्ट किया, व्हाट इफ मैं 18 को 6 इंटू 3 लिखूं? तब क्या होगा? तब क्या कोई दूसरा आंसर तो नहीं आ जाएगा? चलो वो भी टेस्ट कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तुमको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। अब इधर देखो, किसी ने बोला कि सर 18 को ना मैंने ऐसे देखा, मैंने 9 इंटू 2 नहीं, मेरे को ये याद आया कि 18 6 इंटू 3 भी तो होता है, तो चलो ऐसे लिख लिया। फिर से सेम काम करो, इनमें से जो नंबर प्राइम नहीं है उसको फर्दर तोड़ो। तो तुम बोलोगे सर 3 को तो हम और नहीं तोड़ सकते क्योंकि 3 प्राइम मिल गया है ना। प्राइम नंबर्स को आप आगे और फैक्टराइज पॉसिबल नहीं है क्योंकि प्राइम के कोई फैक्टर्स ही नहीं होते। बट 6 मुझे एक कॉम्पोजिट नंबर मिला, एंड 6 को मैं फर्दर तोड़ सकता हूं टू राइट इट एज 2 इंटू 3। एंड अगेन आप उसी जगह पहुंच गए जहां पे अब आगे नहीं बढ़ सकते। सो 2 3 3। तो फिर से तुम ऑब्जर्व करो, सर इस बार दूसरे जगह से स्टार्ट किया, 9 इंटू 2 से नहीं बल्कि 6 इंटू 3, बट फाइनल आंसर तो वही आ रहा है, एक 2 आ रहा है और 2 3 आ रहे हैं।
ओहो, एक 2 आ रहा है और दो 3 आ रहे हैं, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी नंबर का यूनिक होता है, ओके, एंड ये एक तरीका है प्राइम फैक्टराइज करने का, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पे थोड़े और एग्जांपल सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारे सामने लिखा है। 10 को अगर तुम याद करो तो तुमको 2 और 5 के टेबल में मिलता है, तो एक जगह 5 लिख दिया, एक जगह 2 लिख दिया, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि दोनों प्राइम नंबर। सो दिस इज द ओनली वे टू प्राइम फैक्टराइज 10, 2 इंटू 5, ओके। नेक्स्ट, अब चलो 30 के लिए करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग लाइव भरेंगे ये स्पेसेस को। तो 30 के तुम्हारे पास क्या क्या ऑप्शन है, किन किन टेबल में तुमको 30 याद आता है। तो किसी ने बोला यार सर 5 के टेबल में याद आता है ना, 5 इंटू 6 होता है शायद 30। तो चलो 5 इंटू 6 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख लो 5, यहाँ लिख लो 6। कोई आगे बढ़ने का तरीका है क्या 5 के साथ? बोलोगे नहीं, क्योंकि 5 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर। तो क्योंकि 5 एक प्राइम है तो वी कैन नॉट मूव अहेड, इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दिया। बट व्हाट अबाउट 6? सर 6 तो कॉम्पोजिट है, 6 और फर्दर टूटेगा, और क्या में टूटेगा? 2 इंटू 3 में टूटेगा, ठीक है। तो 6 अगेन ब्रेक्स डाउन इंटू 2 इंटू 3। तो अब फाइनली मेरा आंसर क्या होगा? तो ये जितने रेड बॉक्सेस है ना तुम्हारे पास जिसमें प्राइम नंबर्स लिखे हुए हैं, ये तुम्हारा आंसर हो गया। सो द प्राइम फैक्टराइजेशन विल बी 2 इंटू 3 इंटू 5। ये हो गया मेरा आंसर, 2 इंटू 3 इंटू 5, ओके। अच्छा, अब इस केस में कोई ये बोल सकता था मेरे को कि सर 5 इंटू 6 से आपने क्यों स्टार्ट किया? मेरे को तो 5 इंटू 6 नहीं याद आया, मुझे ना 10 इंटू 3 याद आया, ओके। तो मैंने एक नंबर 3 लिख लिया, एक नंबर 10 लिख लिया। 10 को आगे तोड़ पाऊंगा, सॉरी 3 को आगे तोड़ पाऊंगा नहीं, क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर। बट अब आओ 10 पे, 10 फर्दर टूटेगा? तो आंसर इज यस, 10 टूटेगा। और कैसे टूटेगा? 10 को आप फर्दर लिख सकते हो 2 इंटू 5। तो बोलोगे सर फिर से तो सेम ही आ गया, कुछ अलग तो आया नहीं। फिर से एक 3 मिला, एक 2 मिला, एक 5 मिला, तो प्राइम फैक्टराइजेशन वही मिला। जबकि इस बार हमने अलग नंबर से स्टार्ट किया। पिछले केस में एक जगह 5 लिखा था, एक जगह 6 लिखा था, फिर स्टार्ट किया। इस बार 3 और 10 से स्टार्ट किया, तब भी फाइनल आंसर सेम आया। इसको एक और अलग तरीके से सीखते हैं, ठीक है। अब कोई ये भी बोल सकता है कि सर ये भी नहीं स्ट्राइक किया ना मेरे को, ना ये स्ट्राइक किया कि 2 इंटू 15 भी तो होता है। 30 इज ऑल्सो 2 इंटू 15, 15 का डबल 30 होता है। तो अगेन आप इस 2 को फर्दर नहीं तोड़ पाओगे बिकॉज दिस 2 इज अ प्राइम नंबर। बट 15 फिर से टूटेगा, और कैसे टूटेगा? 15 होता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो तुमको ये आइडिया लग रहा हो ना कि सर इसमें टेबल्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है ना। आप 15 को 3 5 में तोड़ इसलिए पा रहे हो क्योंकि टेबल याद है। तो जिन बच्चों को टेबल्स में प्रॉब्लम है वो इस प्रोसेस को थोड़ा स्लो भी करे तो कोई दिक्कत नहीं। बट अगर टेबल्स तुम्हारे फिंगर टिप्स पे हैं, सारे टेबल्स की अंडरस्टैंडिंग है, तब तो ये काम बहुत ज़्यादा ईजी है। तो अब 15 को फिर से तोड़ लो 3 इंटू 5 के फॉर्म में। और तुमने बोला कि सर ये जो तीसरे तरीके में भी आंसर तो मेरा सेम ही आया, एक 2 मिला, एक 3 मिला, एक 5 मिला, हो गया। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 इंटू 3 इंटू 5 ऑफ 30। डजेंट मैटर हाउ आई स्टार्ट फैक्टराइजिंग इट, मैं फैक्टर ट्री कहां से स्टार्ट कर रहा हूं इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। एट द एंड मेरा आंसर वही आना है कि एक 2 मिलेगा, एक 3 मिलेगा, एक 5 मिलेगा। सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज यूनिक। ये हमने अब कई एग्जांपल्स के साथ समझ लिया। अब चलो एक बार 40 का भी कर लेते हैं और उसके बाद तुम्हारे लिए कुछ सवाल, ठीक है। 40, अब तुम बताओ तुम कैसे स्टार्ट करना चाहोगे? अच्छा, तुम तो बता ही नहीं सकते यहाँ पे, है ना। तो चलो मैं मल्टीपल पॉसिबिलिटीज लेके स्टार्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो 40 का एक तरीका हो गया यार कि मैंने 40 को लिख लिया, चलो 5 इंटू 8 लिखते हैं, है ना। 5 इंटू 8, 5 के टेबल में 40 आता है, और कितने टाइम्स आता है? 5 8s आर 40। 5 इज अ प्राइम नंबर, कांट ब्रेक इट फर्दर। 8 के साथ क्या है? 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, और टूटेगा। कैसे टूटेगा? तो तुम बोलोगे सर मैं 8 को 2 इंटू 4 लिख सकता हूं, ठीक है। एंड अच्छा, 2 इंटू 4 ऐसे मत लिखो, रुक जाओ, ऐसे लिख लो, यहां 4 लिख लो, यहां पे 2 लिख लो, ठीक है। अब ये प्राइम हो गया, 2 भी प्राइम हो गया, बट 4 अभी भी एक कॉम्पोजिट नंबर है, इट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो 4 अगेन टूटेगा 2 इंटू 2। एंड अब फाइनली तुम्हारे पास सारे प्राइम नंबर्स मिल गए। एक 5 है, एक 2 है, ये दूसरा 2, ये तीसरा 2। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या लिखे? 3 टाइम्स 2 मिल रहा है एंड 1 टाइम 5 मिल रहा है। एंड दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर 40। ये है
40 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, अच्छा इस केस में कोई ऐसे भी बोल सकता है कि सर फिर दूसरे तरीके से स्टार्ट करके बताओ एक बार। 8 इंटू 5 नहीं, मैंने स्टार्ट इससे कर लिया, 20 इंटू 2 है ना, मेरे को ये याद आया कि 20 का डबल होता है 40। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सेम ही जगह पहुंचोगे यार। अब 20 को कैसे तोड़ोगे ये बताओ। तो 20 को मैं फर्दर तोड़ सकता हूं 10 इंटू 2 में, और फिर 10 को फर्दर तोड़ सकता हूं 2 इंटू 5 में। तो देखो फिर से वहीं पहुंच गए, 1 2 3, 3 2s मिले ये जो रेड बॉक्सेस में है, और एक 5 मिला ये जो यहां पे रेड बॉक्स में है, तो फिर से वही आया। तुमने बोला नहीं सर 20 को 10 इंटू 2 क्यों लिख रहे हो, 20 को तो ये लिखो यार आप, 4 इंटू 5 लिखो। तो अगेन सेम, फिर 4 को तोड़ो 2 इंटू 2। तो आई थिंक अब ये पॉइंट तुम लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा कि कहीं से भी स्टार्ट करो यार, फाइनली तो मेरे को एक ही चीज मिलनी है। ठीक है, तो फैक्टर ट्री बनाते वक्त ये आपकी क्रिएटिविटी पे है कि आप कैसे फैक्टराइज करना चाहते हो। हाउ डू यू वॉन्ट टू स्टार्ट, अप टू यू, कुछ याद करने का नहीं है। कोई भी एक याद कर लो, 40 को तुम 8 इंटू 5 लिख लो, 2 इंटू 20 लिख लो, 10 इंटू 4 लिख लो, कहीं से भी चालू हो जाओ, बस नंबर्स को तोड़ते जाओ जब तक तुम्हें प्राइम नंबर ना मिल जाए, क्योंकि प्राइम नंबर फर्दर नहीं टूटेगा। एंड वंस यू रीच ऑल प्राइम नंबर्स यू आर डन, आपका काम हो गया है। जितने भी प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हुए ना वो सारे के सारे मल्टीप्लाई करके लिख दो, वो हो गया तुम्हारा फाइनल आंसर प्राइम फैक्टराइजेशन का। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलो क्वेश्चन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर 49 इज, 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, बेसिक टेबल का नॉलेज इसमें चाहिए, बस बेसिक। तो तुमको जब तुम फैक्टर ट्री बनाने की कोशिश करोगे तो तुमको याद करना पड़ेगा कि सर 49 मिलता कहाँ है मेरे को, किस नंबर के टेबल में 49 को देखा है। तो 7 इंटू 7 आता है 49, करेक्ट। तो तुमने जैसे मान लो यहाँ पे 49 लिखा और तुम गए तोड़ने, तो तुमको मिला एक 7, दूसरा 7। अब तुमने सोचा कि अब आगे क्या करें, इसको और तोड़ पाएंगे क्या, तो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि 7 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, है ना, 7 प्राइम नंबर है, तो फर्दर आप इसको नहीं तोड़ पाओगे। सो दिस इटसेल्फ इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, 7 इंटू 7, जो ऑप्शन नंबर सी में हमने लिखा हुआ है ना, यही होगा 49 का प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो सिंपल था यार, काफी इजी। ओके, अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन अपन एक और तरीके से भी करते हैं, बट वो तरीका यूज करने के लिए थोड़ा सा ना तुमको डिविजिबिलिटी रूल का आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब डिविजिबिलिटी रूल अपने आप में ही काफी बड़ा टॉपिक है, उसमें बहुत सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाए जाते हैं, बट अभी के लिए हम अपना काम चला लेंगे बस इन 3 से। ठीक है, क्या क्या, 2 3 एंड 5, बस इन 3 नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल याद रखो, फिर जब आगे बढ़ेंगे तो इनको हम टाइम एंड अगेन यूज करेंगे टू अंडरस्टैंड द नेक्स्ट मेथड। ओके, तो कोई नंबर 2 से डिविजिबल कब होता है, जब उसका लास्ट डिजिट या तो इवन होता है या तो 0 होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर तुम लो 32, इस पोजीशन पे, मतलब अगर 3 डिजिट नंबर है तो इस पोजीशन पे अगर कोई इवन नंबर बैठा हुआ है तो वो नंबर अपने आप 2 से डिविजिबल हो जाएगा। ओके, 3 से कोई नंबर डिविजिबल कब होता है, तो सिंपल, जिस नंबर को भी आपको चेक करना है कि यार ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, आप करो क्या, उसके डिजिट्स को ऐड कर लो। ठीक है, सिंपल, कोई भी नंबर मैंने उठा लिया, मान लो 153, एंड मुझे चेक करना है कि ये 3 से डिविजिबल है या नहीं। अब एक तरीका है कि मैं बैठूं, डिवाइड करूं, लिखूं डिविडेंड, डिवाइजर, और उस तरीके से रिमाइंडर तक पहुंचूं, बट इतना मेहनत क्यों करें यार, है ना, जब जल्दी काम हो पाएगा तो कर लेते हैं। तो 153 इज इट डिविजिबल बाई 3, ये इसके डिजिट्स का सम बता देगा मुझे। ठीक है, तो डिजिट्स क्या क्या है, तुमने बोला सर 153, तो चलो इनको ऐड कर लिया, 1 + 5 + 3, ऐड करने पे क्या आया, 9। अब ये आंसर मैं कर सकता हूं कि इज 9 डिविजिबल बाई 3 और नॉट। यस, 3 इंटू 3 9 होता है, तो 9 परफेक्टली डिविजिबल बाई 3 है। तो क्योंकि 9 3 से डिविजिबल है, तो इट इंप्लाइज, इससे मैं ये समझ जाऊंगा कि 153 भी 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ये हो गए डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2 एंड 3, एंड एट द लास्ट डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5। कोई नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं, ये उसका लास्ट डिजिट बताएगा। लास्ट डिजिट अगर 0 या फिर 5 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा। तो इन 3 डिविजिबिलिटी रूल को दिमाग में रखा, और अब दूसरा तरीका सीखते हैं कि प्राइम फैक्टराइज हम कर कैसे सकते हैं। ठीक है, तो इस केस में ना देखो 36 को ऐसे लिख लो, और अब तुमको सोचना है, क्या सोचना है
कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, वो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है जो 36 को डिवाइड करेगा। तो तुम्हारे पास प्राइम नंबर्स की लिस्ट ये है 2 3 5, एक सेकेंड, 7 11 13 और प्राइम नंबर्स ऐसे चलते जाएंगे। तो मैं बोलूंगा सबसे छोटा प्राइम नंबर है 2, तो पहले इससे चेक कर लेते हैं कि क्या 36 2 से डिवाइड होगा। तो तुम बोलोगे सर अभी डिविजिबिलिटी रूल जो सीखा ना उसका यूज किया जाए तो जल्दी काम हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट 6 इवन, मीनिंग यस इट विल बी डिविजिबल बाई 2। तो यहां पे 2 लिखो और जो क्वोशंट आएगा वो नेक्स्ट स्टेप पे उतारो। ठीक है, तो क्वोशंट क्या मिलेगा यार, 36 को 2 से डिवाइड तुम लोग कर लो अपने नोटबुक में, आंसर आएगा 18। दी 18 इज गोइंग टू बी क्वोशंट। अब अगेन सेम प्रोसेस, अब मेरे पास 18 है, फिर से सोचो कौन सा वो सबसे छोटा प्राइम नंबर है जो इस नंबर 18 को डिवाइड कर देगा। तो तुम्हारा आंसर होगा सर फिर से 2, क्योंकि 18 भी इवन है। तो फिर से यहां पे 2 लिखा और अब पहुंच गए, ओहो सॉरी, यहां पे फिर से 2 लिखा और अब पहुंच गए अपन 9 पे। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन, वो सबसे छोटा प्राइम नंबर जो 9 को डिवाइड कर दे। तो अब 2 काम नहीं करेगा यार, क्योंकि 9 इज नॉट एन इवन नंबर। तो अब तुम अपना ध्यान लगा दो नेक्स्ट प्राइम नंबर पे विच इज 3। चेक करो कि क्या 9 3 से डिविजिबल है। तो आंसर इज यस सर, 9 3 से डिविजिबल तो है, और डिवाइड करने पे क्या आएगा, 3 आएगा। अब 3 अपने आप में प्राइम है तो 3 बस 3 से ही डिवाइड होगा और कोई ऑप्शन नहीं उसके पास। तो 3 से डिवाइड कर लो एंड फाइनली यू रीच 1। और जब 1 पे पहुंच जाओ तो इन नंबर्स पे ध्यान दो जो तुमने लेफ्ट में क्रिएट किया है। यहां पे ये जो नंबर्स है ना, इन्हीं का प्रोडक्ट तुम्हारा आंसर है। ओके, दिस इज व्हाट योर आंसर इज। तो मैंने तुम्हें प्राइम फैक्टराइजेशन के 2 तरीके समझाए। ठीक है, एक फैक्टर ट्री मेथड। फैक्टर ट्री मेथड के लिए तुमको टेबल्स का आइडिया होना चाहिए। अगर तुम टेबल्स में डिसेंट हो तो तुम फैक्टर ट्री मेथड लगा सकते हो। दूसरा मैंने ये सक्सेसिव डिवीजन आप बोल सकते हो या लॉन्ग डिवीजन टाइप, है ना, ये तरीका हमने सीखा। इसमें तुम्हें आइडिया होना चाहिए डिविजिबिलिटी रूल्स का और जो फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स हैं उनका, क्योंकि तुमको इनसे टेस्ट करना है। अच्छा, अब जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाओगे तुम फिर 7 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का, ये सब भी सीखोगे तो और बड़े नंबर्स को इस तरीके से प्राइम फैक्टराइज कर पाओगे। बट क्योंकि क्लास 5 में ये टॉपिक इंट्रोड्यूस ही होता है तो तुम्हारे पास कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आने के चांसेस कम है। तो अभी के लिए हमारा काम 2 3 5 से हो जाएगा। ज्यादा टेंशन नहीं लिया कि सर अगर 2 3 5 से नहीं हुआ तो क्या करेंगे। तो डोंट वरी, वैसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, और अगर आए तो तुमको डिवाइड करके देखना होगा ना, यू कैन डिवाइड एंड चेक इन दैट केस। ओके, अब बढ़ते हैं अपन असली टॉपिक के तरफ कि सर प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। ये तो सीख लिया, ठीक है, कि किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर, मतलब किसी भी नंबर को आपको प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है जहां बस प्राइम नंबर्स मिले, उसको बुलाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज करते हुए ना तुम कई सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हो। एंड आज हम ऐसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे कि किसी भी गिवन सेट ऑफ नंबर्स के लिए उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है एंड उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है। ठीक है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे पहले समझते हैं। तो फैक्टर का मीनिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो की स्टार्टिंग में समझा दिया। हाईएस्ट और कॉमन का मीनिंग भी तुम अभी तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो हम बोल रहे हैं फैक्टर चाहिए जो सबसे बड़ा हो और कॉमन हो गिवन नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, अब ध्यान से सुनना, मैंने बोला फाइंड द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16। अच्छा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को प्यार से एचसीएफ बुलाते हैं, शॉर्ट फॉर्म। तो मुझे 12 एंड 16 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए। अब उसके लिए पहले तुम ऐसे सोचो कि सर 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे। तुम्हारा आंसर होगा कि सर 12 एक छोटा सा नंबर है तो इसके फैक्टर्स तो मैं लिख लूंगा। मैंने पहले 1 लिखा जो उसका सबसे छोटा फैक्टर है, मैंने पहले 12 लिखा जो उसका सबसे बड़ा फैक्टर है, और बीच में डिविजिबिलिटी रूल्स के आइडिया से मैंने बाकी फैक्टर्स पता लगा लिए। मैंने बोला 12 इवन है तो 2 उसका फैक्टर होगा, और जब तुमने 12 को 2 से किया डिवाइड तो कोशेंट आया 6। अब ये जो कोशेंट आया ये भी एक फैक्टर होगा, है ना। पिछले वाली वीडियो में हमने ये बात की थी कि इनको फैक्टर पेयर्स बुलाते हैं। 12 में सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिविजिबल है तो 3 विल ऑल्सो बी अ फैक्टर ऑफ 12। एंड देन व्हेन यू डिवाइड 12 बाई 3, जब आप 12 को अगेन 3 से डिवाइड करोगे यहां पे 4 आएगा, तो इसका पता चला, इसका मतलब हुआ कि 4 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 3। ठीक है, एंड इसके बाद आपको कोई फैक्टर नहीं मिलेगा। 5 से वो डिविजिबल है नहीं, 5 के बाद 6 पे जाओगे तो 6 ऑलरेडी आ गया है। तो सारे फैक्टर्स 12 के हमने यहाँ पे
एक तरीके से लिख दिए हैं कि व्हाट आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12। यही सेम काम करो 16 के साथ, तो तुमको 16 के ये फैक्टर्स मिल जाएंगे, 1 2 4 8 16। ठीक है, अब थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि सर इन दोनों फैक्टर्स लिस्ट में कॉमन नंबर्स क्या क्या है, व्हाट आर दोज नंबर्स जो 12 का भी फैक्टर है 16 का भी फैक्टर है। तो उसमें देखो तुमको आंसर मिलेगा कि सर 1 दोनों में कॉमन मिला। ठीक है, नॉट ओनली 1, 2 इज ऑल्सो कॉमन एंड 4 भी दोनों में कॉमन है। तो 12 और 16 के अगर मैं तुमसे पूछूं व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, तो तुम बोलोगे सर देयर कॉमन फैक्टर्स आर 1 2 4, दीज आर द 3 कॉमन फैक्टर्स। अच्छा, अब बताओ कि इन कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कौन, विच इज द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। तो तुम बोलोगे सर 1 2 4 में सबसे बड़ा नंबर तो 4, एंड दिस इज व्हाट HCF मीन्स। ओके, तो 4 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको और थोड़ा डिटेल में समझे तो हम कहना यह चाह रहे हैं कि 4 से बड़ा ऐसा कोई नंबर नहीं जो 12 और 16 दोनों को परफेक्टली डिवाइड कर दे। ठीक है, ऐसे नंबर जो 12 और 16 को परफेक्टली डिवाइड करे वो है 3, 1 2 4। 12 16 दोनों 1 से भी डिविजिबल हैं, 12 16 दोनों 2 से भी डिविजिबल हैं, 12 16 दोनों 4 से भी डिविजिबल हैं। 4 इनका HCF है, द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। तो 4 से बड़ा तुम नंबर ढूंढ ही नहीं पाओगे जो 12 को भी डिवाइड करके रिमाइंडर 0 छोड़े और 16 को भी डिवाइड करके रिमाइंडर 0 छोड़े। ये मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। ठीक है, अब इस एक्सप्लेनेशन से तुमको ये क्या समझ में आता है कि सर ऐसे अगर करने बैठेंगे तब तो मेरा बहुत सारा टाइम जाएगा यार। मतलब मैं 12 के फैक्टर सोचूंगा, 16 के फैक्टर सोचूंगा और ऐसे लिस्ट में मिला के फिर देखूंगा कि यार कौन मिला मेरे को सबसे बड़ा फैक्टर। तो मतलब ये ऐसा 12 और 16 के केस में तो काम कर गया क्योंकि इसके थोड़े फैक्टर है ना, 12 के 6 फैक्टर, 16 के 5 फैक्टर। तो चलो यहां तो कर लिया ऐसे, बट सर कोई बड़ा नंबर उठाइए। मान लीजिए मैंने आपको नंबर दे दिया 1200 और 1616। तुम बोलोगे सर इनके तो फैक्टर से ढूंढने में मेरा बहुत टाइम चला जाएगा। तो ऐसा कोई तरीका बताओ ना जिसमें इतना टाइम ना लगे मेरे को, है ना। तो ऐसा तरीका डेफिनेटली है, और वो तरीका अगेन कौन देगा, प्राइम फैक्टराइजेशन देगा। तो अब चलो समझते हैं कि गिवन एनी 2 और मोर देन 2 नंबर्स विथ द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन हम HCF कैसे निकालें। प्राइम फैक्टराइजेशन के अलावा भी एक मेथड और है, वो भी सिखाऊंगा, बट पहले इसको समझते हैं कि हाउ टू फाइंड द HCF ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर्स। ओके, ठीक है। तो एग्जांपल के तौर पे कौन से 2 नंबर्स लिए हैं मैंने, 60 एंड 84। ठीक है, अब क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करना है तो यहां पे मैंने तुम्हारे लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है ना, टेंशन मत लो। तुम चाहो तो स्टॉप करके पहले प्राइम फैक्टराइजेशन खुद से करो और फिर आगे बढ़ो। ठीक है, बट यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारे लिए हो गया है। 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यहां पे लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये हो गया 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, राइट। 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो अगेन जो जो प्राइम नंबर्स यहां पे सर्कल में दिख रहे हैं ना, बस इनको लिख डालो। तो दैट बिकम्स 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गए प्राइम फैक्टर्स 84 के। अब इनके हेल्प से हम HCF ना एकदम जल्दी से ढूंढ सकते हैं, एकदम वेरी क्विकली। कैसे, चलो तो अब एक काम करो। ठीक है, काम क्या करो कि 2 सर्कल बनाओ। अच्छा, इसको ना पहले मैं यहां दिखाता हूं फिर फाइनल इमेज दिखाऊंगा। ठीक है, 2 सर्कल बनाते हैं, ठीक है, छोटे से सर्कल। ओके, और उसमें थोड़ा सा जगह मिला के बना दो। ठीक है, थोड़ा सा जगह मिला के बना दो, और इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखो तो थोड़ा। तुम बोलोगे सर एक में 2 2 1 3 1 5 है और एक में 2 2 1 3 1 7 है। तुमको इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में कुछ सेम सेम नजर आ रहा है कि सर कुछ पार्ट ना एकदम मिलता जुलता है इनमें, और वो पार्ट तुम इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे कि सर ये पार्ट जो आप बॉक्स में डाल रहे हो ना, ये इतना 60 में भी है, 2 2 मतलब 2 2s and 1 3 is present in 60 also and in present in 84 also and is present in 84 also। तो ये हो गए कॉमन फैक्टर्स, कॉमन एलिमेंट्स इन द प्राइम फैक्टराइजेशन। दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में इतना कॉमन है। तो अब तुम ऐसा करो, ये जो तुमने सर्कल बनाया है ना, इसमें कॉमन पार्ट को लिख लो ऐसे 2 2 3।
2 2s एंड 3 इस तरीके से लिख लिया। अब 60 के केस में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 5, उसको बाहर लिख लो ऐसे, और 84 के केस में एक एलिमेंट एक्स्ट्रा 7 लिख लो ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सर्कल बन गया जो तुमको यहां पे दिख रहा है कि ये बड़े, इस सर्कल में सारे 60 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 5 2 2 3। इस वाली सर्कल में सारे 84 के फैक्टर्स लिखे हुए हैं, 7 एंड 2 2 3। अब ये जो 2 2 3 है ये दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए उसको इस तरीके से बीच में हमने लिखा हुआ है, ठीक है, मिलाकर ओवरलैपिंग वाले पार्ट में। एंड यही तुम्हारा HCF है। इन नंबर्स का जो प्रोडक्ट है ना, जो कॉमन पार्ट में आ गया, दिस इज व्हाट योर HCF विल बी। 4 into 3 12 आ जाएगा इस केस में। सो द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 60 एंड 84 इज नथिंग बट 12। ओके, इसको एक क्वेश्चन में और अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। चलो तुम एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। चलो इन क्विजेस के थ्रू समझेंगे। 24 और 36, ओके। तो पहले तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 24 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा, देखो 24 को मैं इधर लिखता हूं, 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 2 into 12, तो 2 into 3 into 4, ठीक है। तो दिस विल बी 2 into 2 into 2 into 3। ये आ गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है। 3 times 2 आएगा एंड 1 times 3 आएगा। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24। अब आ जाओ 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन पे। तो 36 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 into 2 into 3 into 3। ओके, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36। अब मैंने क्या बताया कि दोनों नंबर्स के लिए ना एक एक सर्कल बना लो। तो चलो एक छोटा सा सर्कल इधर बना लेते हैं और एक मिलता जुलता सर्कल इधर बना लेते हैं, ठीक है। और उससे पहले कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लो कि सर इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में ना सेम क्या है। तो तुमको आंसर मिलेगा कि सर दोनों में ना जो सेम है वो ये है कि 2 2s एंड 1 3 सेम है। 2 2s एंड 1 3 तो दोनों में है, बाकी इसमें एक एक्स्ट्रा 2 है, इसमें एक एक्स्ट्रा 3 है, राइट। तो अब देखो बहुत स्मार्टली तुमने 2 2 और 1 3 को बीच में लिख लिया। 24 के केस में एक्स्ट्रा क्या बचा, एक 2, उसको इधर लिख लिया। और 36 के केस में एक्स्ट्रा क्या बचा, ये एक 3 बचा, उसको इधर लिख लिया। तो अब मेरा HCF क्या हुआ। तुम बोलोगे सर ये जो बीच में आया ना, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो आप, 2 into 2 into 3। सो योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज गोइंग टू बी 4 into 3 विच इज अगेन 12। ये फिर से 12 आ गया, ठीक है। अच्छा, कोई ये बोल सकता है कि सर मेरे स्कूल में ना ये सर्कल वर्कल करके नहीं पढ़ाया गया है ना, तो आप मेरे को थोड़ा दूसरा तरीका बताओ। तो मान लो मैंने तुमको बोला कि 24 एंड 36 का HCF चाहिए मुझे, बट लेट्स से तुम सर्कल वाले मेथड से कंफर्टेबल नहीं हो, तो विदाउट यूजिंग सर्कल ऑल्सो कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगेन सेम, पहला स्टेप तो सेम है यार, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन तो मुझे करना ही होगा। तो 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लो, 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है। और 36 का भी लिख लो, 36 का है 2 into 2 into 3 into 3। ओके, अब बस इतने से मैं डिसाइड कर सकता हूं। अब तुमको देखना ये होगा, सबसे पहले यू आइडेंटिफाई कॉमन प्राइम फैक्टर्स, है ना। ध्यान से इस वर्ड पे ध्यान देना कि 24 और 36 के प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, व्हाट आर द प्राइम नंबर्स जो 24 में भी प्रेजेंट, 36 में भी प्रेजेंट, वो कौन से प्राइम नंबर्स हैं। तो इसका आंसर तुम दोगे कि सर 2 और 3 है वो। डोंट से 2 into 2, 2 into 2 प्राइम नहीं रहा, 2 into 2 बिकम्स अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि सर कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3, कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर 2 and 3, ठीक है। अब तुम्हें यह सोचना है कि सर ये जो 2 है वो फर्स्ट वाले नंबर में कितनी बार आया, हाउ मेनी टाइम्स डज इट कम। तो योर आंसर इज 3 टाइम्स, है ना। 2, इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, देखो ध्यान से देखना। तो एक ऐसे टेबल बना देता हूं समझाने के लिए। तो 24 36 है ना, तो जो प्राइम नंबर 2 है वो 24 में कितनी टाइम्स आया, 3 टाइम्स। 36 में कितनी टाइम्स आया, 2 टाइम्स। जो प्राइम नंबर 3 है
वो 24 में कितनी टाइम आया? वंस, ओनली वंस। और 36 में कितनी बार आया? 36 में 3 2 बार आया हुआ है, तो यहां पे लिख दिया 2। ठीक है, अब मेरा आंसर कैसे होगा? तो बहुत सिंपल, ये 2 आएगा आंसर में, जो प्राइम फैक्टर है वो आएगा, एंड उसको लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स अवेलेबल लिखो। मीनिंग 24 में 3 बार आया, 36 में 2 बार आया, तो कम बार किस में आया? कहां पे ये कम आया? तुम बोलोगे सर 36 में कितनी बार? 2 बार, तो 2 को 2 बार लिख लिया। अब सेम काम 3 के साथ करो। 3 यहां पे 1 बार आया, यहां पे 2 बार आया है, तो कम बार कहां आया? तुम बोलोगे सर पहले वाले नंबर में। कितनी? 1 ही बार आया, तो ये हो गया आंसर 2 इंटू 2 इंटू 3। तो या तो तुम सर्कल बना के ये काम कर लो, या तो तुम इस तरीके से सोचो कि यू हैव टू टेक द कॉमन प्राइम फैक्टर्स अवेलेबल लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। ओके, दिस इज द लॉजिक बिहाइंड HCF। अब सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, उसमें काफी टाइम जाएगा, बट कभी दूसरी क्लास में समझ सकते हैं इसको। बट आई थिंक द पॉइंट इज अंडरस्टूड कि सर या तो मैं सर्कल बना के कॉमन एलिमेंट्स आइडेंटिफाई कर लूं जैसा आपने सिखाया, या तो अगर मेरे को सर्कल वर्कल बनाने में इंटरेस्ट नहीं है तब भी मैं कर लूंगा इस तरीके से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको मैं दोनों तरीके से बता दूंगा कि सर्कल मेथड से भी तुम करो एंड विदाउट सर्कल भी तुम कर पाओ। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 48 एंड 144। 48 और 144 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है अपने को। ठीक है, कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल, चलो आ जाओ यहां समझाता हूं। ठीक है, क्या नंबर है इस बार मेरे पास? 48, दूसरा नंबर क्या है? 144। व्हाट आर देयर प्राइम फैक्टराइजेशन? इनके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे? तो 48, ध्यान से देखना 48 का अब ये मैं जल्दी कर ले रहा हूं, बट तुमको अपने नोटबुक में करके लिख के करना चाहिए। ठीक है, चाहो तो चलो ठीक है, एक नंबर एक केस में ना करके दिखा देता हूं। ठीक है, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए। कोई टेबल याद करो, डिवीजन वाले में इस मेथड से करते हैं। तो बोलोगे सर 16 इंटू 3 होता है 48। 24 इंटू 2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। 16 को तुम फर्दर ब्रेक कर सकते हो 8 इंटू 2 में, 8 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो 4 इंटू 2 में, 4 को फर्दर ब्रेक कर सकते हो 2 इंटू 2 में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48। करेक्ट। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला सर मुझे? 4 टाइम्स 2 मिला एंड 1 टाइम 3 मिला, है ना। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 48। अब चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ओके, और इस वाली चीज को ना चलो नीचे लिख लेते हैं ना, यहां पे सही नहीं लग रहा। तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। नाउ 144 का करते हैं। ठीक है, तो 144 के केस में किसी को अगर याद हो तो 144 जो होता है ना, वो होता है 12 इंटू 12। ये एक तरीका हो गया लिखने का कि सर 12 इंटू 12 लिख सकते हैं ना। ओके, अब फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं जल्दी से। तो 12 हो जाएगा 6 इंटू 2, 6 हो जाएगा 2 इंटू 3। अब यही सेम काम इधर भी, 12 को लिख लो 6 इंटू 2, 6 को लिख लो 2 इंटू 3। अब ये देखो, ये है तुम्हारे सारे प्राइम नंबर्स। ओके, तो क्या मिला? 1 2 3, 4 टाइम्स 2 मिला। क्यों ऐसा हो रहा है यार? ठीक है, 4 टाइम्स 2 मिला एंड और क्या मिला? 2 टाइम्स 3 मिला। तो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 144 का। ठीक है, अब HCF कैसे निकालेंगे? तो चलो पहले सर्कल वाले मेथड से कर लेते हैं कि सर 2 सर्कल बना दो बड़े बड़े। ठीक है, एंड इस सर्कल में भरेंगे क्या? इस वाले सर्कल में 48 के फैक्टर्स लिखेंगे, इस वाले सर्कल में 144 के फैक्टर्स लिखेंगे। बट बिफोर डूइंग दैट कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या कॉमन है। तो तुम थोड़ा सा अगर ध्यान से देखो तो तुम बोलोगे कि सर 4 2s यहां भी है, 4 2s यहां भी है, 1 3 यहां पे भी है एंड 1 3 यहां पे भी है। ठीक है, तो दोनों नंबर में 4 2s एंड 3 इज कॉमन, विच मीन्स ये जो बीच वाला पार्ट है, दोनों सर्कल के बीच वाला पार्ट है, इसमें तो तुम डाल दो 4 2s एंड 3। अब 48 में भरने के लिए कुछ नहीं रहा है ना, तो 1 लिख लो चाहो तो, एंड 144 में एक 3 एक्स्ट्रा है, राइट।
तो अब मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? तो बहुत सिंपल सर, इन नंबर्स को आप मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड दैट इज नथिंग बट 48 है ना, ये दोनों सेम ही है। ओके, तो 48 और 144 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 48 खुद ही है। 48 144 को भी डिवाइड करेगा विथ लीविंग रिमाइंडर 0 एंड खुद को भी डिवाइड करेगा विथ लीविंग रिमाइंडर 0। ओके, आई होप दिस इज क्लियर, समझ गए। अब दूसरा तरीका कि सर्कल नहीं बनाना है फिर कैसे करेंगे, तो चलो कर लेते हैं उसको भी। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन एक बार दोबारा से लिख दे रहा हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 और यहाँ पे आ गया तुम्हारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। दूसरे मेथड में क्या करते थे कि सर कॉमन प्राइम फैक्टर्स, तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स तो मुझे मिले 2 एंड 3, 2 एंड 3, ठीक है। 2 कितनी कितनी बार अवेलेबल है, तो बोलोगे सर यहां पे 2 अवेलेबल है 4 टाइम्स और यहां पे भी 2 अवेलेबल है 4 टाइम्स। अब रूल क्या कहता है कि मुझे जो कम नंबर ऑफ टाइम अवेलेबल है उतनी बार लेना है, बट दोनों में 4 टाइम्स है, तो इसका मतलब HCF में भी 2 को 4 टाइम्स आना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 इज ऑल्सो अ कॉमन प्राइम फैक्टर, 3 भी कॉमन प्राइम फैक्टर है, तो 3 यहां 1 टाइम अवेलेबल, यहां 2 टाइम अवेलेबल, तो कम कहां अवेलेबल, यहां कितनी बार, एक बार, तो HCF में भी 3 को एक ही बार लेंगे एंड दिस इज योर आंसर। ओके, अगेन 48 ही आएगा। कॉमन प्राइम फैक्टर्स पे ध्यान देना है, ये चीज याद रखें। अगर मान लो कोई प्राइम फैक्टर एक नंबर में है दूसरे में नहीं है, तो वो HCF का पार्ट नहीं होगा। जैसे किसी एक नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में मान लो 5 है, दूसरे वाले में 5 नहीं है, तो HCF में 5 आएगा ही नहीं, ठीक है। HCF में कॉमन प्राइम फैक्टर्स ही हिस्सा लेते हैं, ओके, नॉट ऑल, फाइन। अच्छा, HCF निकालने का दूसरा तरीका, इसको सक्सेसिव डिवीजन बोलते हैं, तो ये भी समझ लेते हैं अपन, है ना। तो मान लो 60 और 84 का HCF निकालना चाहूं यूजिंग दी सक्सेसिव डिवीजन मेथड, तो बहुत सिंपल है। आइडेंटिफाई करो कि 60 और 84 में बड़ा कौन, 84, तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो जब डिवाइड करने जाओगे तो यहां 1 टाइम जाएगा, ये 60 आएगा, सब्ट्रैक्ट करो 4 2, रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब 24 तुम्हारा डिवाइजर बन गया, 60 बन गया डिविडेंड, तो 60 को अब यहां उतार दो, ठीक है। अब 60 को करो डिवाइड 24 से, तो कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, यहां पे लिखोगे 48, सब्ट्रैक्ट, अगेन रिमाइंडर 0 नहीं आया, इट डिड नॉट कम, ठीक है। तो अब अगेन जो यहां पे ये 24 था, अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से, ठीक है। तो यहां पे 2 और यहां पे 24, अब आ गया 0 रिमाइंडर। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 आया उस स्टेप में ये वाला जो नंबर है डिवाइजर जो है आपका, दैट इज द HCF। ओके, तो इस प्रोसेस को एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट किया, तब तक डिवाइड किया जब तक रिमाइंडर 0 ना आए, एंड एट एवरी स्टेप जो आपका रिमाइंडर आता है ना, वो बन जाता है डिवाइजर और पिछला वाला डिवाइजर बन जाता है डिविडेंड, है ना। यहां देखो 60 से स्टार्ट हुआ, रिमाइंडर नॉन जीरो आया, तो अब 60 को डिवाइड किया रिमाइंडर से, अगेन उस स्टेप पे फिर से रिमाइंडर नॉन जीरो आया, तो अब 24 को डिवाइड किया उस रिमाइंडर से, एंड फाइनली रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो डिवाइजर है ना 12, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। सो दिस इज द सक्सेसिव डिवीजन मेथड टू फाइंड HCF ऑफ 2 नंबर्स। ओके, अच्छा, अब तुम बोलोगे सर अभी तक तो आप सारी बातें, अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, 2 नंबर्स की कर रहे हो, व्हाट इफ मेरे पास 3 नंबर्स आ जाए। तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट 3 नंबर्स के केस में क्या करना है इसका बस थोड़ा सा आइडिया तुम लोग को दे देता हूं, ठीक है, कि हाउ डू यू फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 3 नंबर्स। तो अब मान लेते हैं 60 एंड 84, यहीं पे एक नंबर अपन इंक्लूड कर लेते हैं, एंड 144। मान लो किसी ने बोला कि सर इन 3 नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अब निकालना है अदर देन 2 नंबर्स, है ना, 2 से ज्यादा हो गए, तो लॉजिक बिल्कुल सेम रहेगा। अब तुम्हारे ऊपर है तुम कौन सा मेथड लोगे। चलो मान लो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड उठाते हैं सर, ठीक है, कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे करेंगे। तो 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन, अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन जल्दी जल्दी लिखूंगा क्योंकि इस पर हम लोग बहुत ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने वाले हैं।
तो ये बनेगा बच्चों 2 × 3 × 5, एक 2 और आएगा, एक सेकेंड, 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया तुम्हारा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60। आ जाओ 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 84 इज 12 × 7, ठीक है 12, 2 × 2 × 3 × 7, ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 84। अब आते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144 पे, 144। तो इस केस में बनेगा 2 × 2, तो 12 होता है 2 × 2, तो और एक 2 और एक 2 और एक 3 और एक 3, है ना, ये बन गया प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। ओके, अब मान लो तुम सर्कल बना के करना चाहो, तो 3 के केस में सर्कल देखो ऐसे बनाओगे, ये सर्कल हो गया फॉर 60, ये सर्कल हो गया फॉर 84, और एक तीसरा सर्कल बनाओ ऐसे, ये सर्कल हो गया फॉर 144। ठीक है, अब चलो कॉमन पार्ट आइडेंटिफाई करते हैं। तो बहुत इजी है, तुम बोलोगे ना सर इस केस में ना 2 2s एंड 3, 2 2s एंड 3 तीनों में है। अरे दिखा या नहीं दिखा, 2 2s एंड 3 तीनों में है। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट जो तीनों सर्कल में है, इसमें 2 2s एंड 3 लिख दो। ठीक है, यहां पे लिख लो 2 2 और एक 3। 60 में एक्स्ट्रा क्या 5, 84 में एक्स्ट्रा क्या 7, और 144 में एक्स्ट्रा क्या एक 2 2 और 3। ठीक है, इस तरीके से सर्कल में आपने भर लिया। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, ये जो वाला जो पार्ट है ना, इसमें जो नंबर है उनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 × 2 × 3। ओके, ये हो गया सर्कल मेथड से। इफ यू हैव टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ मोर देन 2 नंबर्स, 3 नंबर्स। अब 4 नंबर्स के लिए ये मेथड ना फेल कर जाएगा। 4 नंबर्स के लिए तुमको सर्कल बनाने में ही बहुत हालत खराब होगा। ठीक है, अब आता है कि सर मान लो ये सर्कल वर्कल हटाओ यार। ठीक है, सर्कल मतलब देखो एक्चुअली ये सब स्कूल में नहीं सिखाएंगे, ये मैंने तुमको बस समझाने के लिए बताया कि एचसीएफ में आपको करना क्या है। अब इफ यू वांट टू डू इट विदाउट सर्कल, देन सीधा ये देखो कि सर कॉमन प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो तुमको आंसर मिलेगा द कॉमन प्राइम फैक्टर्स आर ओनली 2 एंड 3। देखो यहां 5 है, बट 5 बाकियों में नहीं है। कॉमन का मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स जो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन के पार्ट है, दैट इज व्हाट द कॉमन prime factor means. So only 2 and 3 are the prime numbers that come in 60 also, comes in 84 too, and also is a part of 144. तो उनको आप लिख लो। अब 2 लीस्ट नंबर ऑफ टाइम्स कहां है, तुम बोलोगे सर 2 यहां पे 2 टाइम्स है, यहां पे भी 2 टाइम्स है, यहां पे 4 टाइम्स है। तो सबसे कम कहां अवेलेबल है, तुम बोलोगे सर 60 और 84 दोनों में 2 टाइम्स है, तो एचसीएफ में भी 2 2 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, अब 3 के साथ क्या है, तुम बोलोगे सर 3 जो है ना वो भी तीनों में है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, इसमें भी 1 बार आ रहा है। तो इसका मतलब एचसीएफ में भी 3 को 1 टाइम ही लेंगे। तो 2 × 2 × 3 दैट इज 12। दिस इज योर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, अच्छा अब लॉन्ग डिवीजन से कैसे करेंगे सर, ये जो सक्सेसिव डिवीजन का आपने तरीका बताया, इससे अगर मुझे एचसीएफ निकालना हो 3 नंबर का तो क्या करें। तो अगेन वेरी सिंपल, मान लो तो तुम्हें चाहिए एचसीएफ ऑफ ये जो 3 नंबर्स हैं 60, 84, 144 लेट्स से। ठीक है, तो तुम क्या करो, अब एक साथ 2 नंबर को तो डिवाइड करेंगे नहीं, तो सिंपल सी पार्ट है, तुम बोलो कि सर पहले मैं निकाल लेता हूं 60 और 84 का, जो आपने तरीका सिखाया था उससे 84 और 60 का एचसीएफ पहले निकाल लेते हैं। ठीक है, और वो तुम इजीली निकाल लोगे, और हमने निकाला भी कि आंसर 12 आया था सर, अभी थोड़ी देर पहले करके देखा है ना, कंफ्यूज मत होना कि सर उस केस में ना आंसर 12 आ गया। अब तुम निकालो एचसीएफ ऑफ 12 एंड 144। तो किसी 3 नंबर में किसी भी 2 का एचसीएफ निकाल लिया, और उस एचसीएफ और बचे हुए नंबर का एचसीएफ विल बी योर फाइनल आंसर। ओके, तो ठीक है, एचसीएफ के लिए इतना काफी है। 2 नंबर का कैसे करेंगे, 3 का कैसे करेंगे, और 4 का भी बन जाएगा, 5 का भी। मतलब जो प्राइम फैक्टराइजेशन वाला तरीका मैंने बताया ना विदाउट सर्कल वाला, उस मेथड से तुम किसी भी गिवन नंबर ऑफ नंबर्स का एचसीएफ निकाल सकते हो। बट अपने को 3 से ज्यादा का अभी टेंशन नहीं लेना है। 3 ऑल्सो आई डोंट थिंक, मे बी फॉर आईसीएसई स्टूडेंट्स यू कैन बी आस्क्ड फॉर 3 नंबर्स, बट सीबीएसई में इट्स ओनली फॉर 2 नंबर्स, है ना, तो नो नीड टू वरी। अच्छा,
HCF हो गया। अब नेक्स्ट चीज है LCM, बट LCM से पहले थोड़ा सा ना ये वर्ड मल्टीपल्स 1 मिनट के लिए समझ लेते हैं क्या होता है। तो मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर अ नंबर दैट यू गेट बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ अनदर नंबर। बहुत सारा नंबर आ गया तो ध्यान से समझते हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो मान लो मैंने मल्टीपल्स ऑफ 2 की बात की, तो मल्टीपल्स ऑफ 2 का मतलब होता है कि 2 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो तो यू क्रिएट मल्टीपल्स ऑफ 2। जैसे 2 into 1 दैट गिव्स यू 2, सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 2। 2 को किसी और नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करो, मान लो 4 से किया, तो 2 into 4 इक्वल टू 8, सो दिस इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 2। तो 2 के अगर मुझे मल्टीपल्स लिखने हैं तो मुझे 2 को बस किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करना है एंड आई विल गेट मल्टीपल्स ऑफ 2। इन अदर वर्ड्स मैं टेबल की ही बात कर रहा हूं ना। टेबल में, टेबल जो आप पढ़ते हो ना, टेबल इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ अ नंबर। 4 का टेबल वो सारे नंबर्स देता है जो 4 के मल्टीपल हैं। 5 का टेबल वो सारे नंबर देता है जो 5 के मल्टीपल हैं। ओके, अब हम क्या सीखेंगे? हम ये सीखेंगे कि अगर मेरे पास 2 या उससे ज्यादा नंबर्स हैं तो हम उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं। ओके, अब पहले इस चीज को अच्छे से समझते हैं। 3 वर्ड मल्टीपल, इसका मीनिंग समझ लिया, फिर से कॉमन, वो भी मीनिंग पता है, और लोएस्ट। तो अब ध्यान से एक छोटा सा एग्जांपल से इसका मीनिंग समझ लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू सम बिगर क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन है कि 2 नंबर है 12 और 16, उनका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल मुझे फाइंड करना है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, सबसे पहले ना 12 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं थोड़े से। तो मैं लिखने बैठा 12, है ना। ये 12 कहां से मिला? 12 इंटू 1, 24, 24 कहां से मिला? 12 इंटू 2, 36। ये कहां से मिला? 24 इंटू 3, 48, 12 इंटू 4, 60, 12 इंटू 5। तो ऐसे करके मैं चाहूं तो बहुत सारे मल्टीपल्स ऑफ 12 लिख सकता हूं। टू मेनी है ना, 12 के बहुत सारे मल्टीपल्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी है। बट 60 तक लिख के ऐसे डॉट 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 लिख दिया कि आगे भी बहुत है, बट मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। अब आ जाओ मल्टीपल्स ऑफ 16 पे। तो 16 के मल्टीपल्स क्रिएट करो। 16 इंटू 1, 16, 16 इंटू 2, 32, 16 इंटू 3, 48, 16 इंटू 4, 64, 16 इंटू 5, 80। और अब मैं थक गया तो फिर मैंने आगे डॉट 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 लगा दिया कि यार और भी कई हैं, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है। अब मैंने बोला ये है फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 12, ये है फ्यू मल्टीपल्स ऑफ 16। तो सबसे पहले देखा कॉमन कौन सा भाई, तो दिख गया यार एक। बोला कि एक मल्टीपल ऐसा है सर जो दोनों में दिख रहा है ना, ये 48, ठीक है। एंड ये 48 ऐसा पहला नंबर है जो दोनों में दिख रहा है। ये 48 ऐसा पहला नंबर है जो दोनों में दिख रहा है। तुमको ये मैं बस बता दूं, अगर तुम इसी तरीके से लिखते जाओगे तो तुमको आगे चल के जो दूसरा नंबर मिलेगा वो मिलेगा 96। तो 96 भी तुमको दोनों में मिल जाएगा, और ऐसे कई सारे नंबर्स मिलेंगे। बट 48 सबसे छोटा नंबर है जो दोनों की टेबल में आ रहा है। सो इट इज अ कॉमन मल्टीपल एंड लोएस्ट इन वैल्यू, हेंस ये बना मेरा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं LCM। तो ये हो गया LCM का मीनिंग। कि अगर मैं नॉर्मल भाषा में समझाऊं कि सर 2 नंबर के टेबल को अगर मैं देखूं आमने सामने, तो वो सबसे छोटा नंबर कौन है जो दोनों की टेबल में आएगा, ठीक है। दैट इज व्हाट LCM मीन्स। ओके, अब अगेन तुम यहां पे भी बोलोगे कि सर ये तरीका 12 एंड 16 में तो हमने कर लिया, बट ऐसा हर किस नंबर के केस में ना करना मेरे को मुनासिब नहीं लग रहा है। मतलब इवन आई विल नॉट बी कंफर्टेबल कि मैं बैठ के LCM ऐसे निकालूं, कि मैं बैठ के मल्टीपल लिखूं लिखूं फिर देखूं यार कौन है कौन सा मिल रहा है, तो सही नहीं लगेगा, है ना। तो अब तरीके पे आते हैं कि सर अब कोई तरीका बता दो जिससे कि ये काम जल्दी हो पाए। तो अगेन तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन ही। बट अभी एक बार ना जो तरीका अभी सीखा उससे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, जस्ट फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो फाइंड LCM ऑफ 12 एंड 10। तो एक तरफ लिख लेते हैं 12 के मल्टीपल्स, 12 इंटू 1, 12 इंटू 2, 12 इंटू 3, 12 इंटू 4, 12 इंटू 5, 12 इंटू 6। बस और आगे बढ़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। ये हो गए 12 के सारे मल्टीपल्स। 10 के मल्टीपल्स तो ये तो इजी है, 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन। अब इन दोनों नंबर्स को मैच करो।
तो एक नंबर दिख गया होगा तुमको कि सर एक तो मिल गया कॉमन मल्टीपल, कहां बैठा है वो, यहां, this number 60. It is a common multiple, it is the lowest in value, hence it is LCM. Okay, now coming to the process of finding the LCM of two numbers using prime factorization. Okay, तो सेम एग्जांपल लेते हैं जो एचसीएफ में लिया था एंड वहां से निकालते हैं आंसर। तो जो शुरू के स्टेप्स है ना उनमें कोई चेंज नहीं कि सर 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे सर्कल में आपने वहां डाला था वैसे ही सर्कल में यहां पे भी डालो, ठीक है। अब क्या करें, तो तुमको इतना याद होगा कि सर एचसीएफ के केस में ये जो बीच वाला पार्ट है ना इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे, करेक्ट। एलसीएम के केस में इसको तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जो बाहर रह गया उसको भी इंक्लूड कर लो। मतलब जो फाइनली एलसीएम लिखोगे उसमें 2 इंटू 2 इंटू 3 ये जो बीच वाला पार्ट है वो तो आएगा ही आएगा, उसके अलावा जो पार्ट हम एचसीएफ में नहीं ले रहे थे, जो कॉमन नहीं था, वो भी आंसर का पार्ट बनेगा। तो ये है आपका फाइनल आंसर। इसको कर लो मल्टीप्लाई, इजी है, 5 इंटू 10, 3 इंटू 3 60, 7 420। ये प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, दिस विल कम आउट एज 420 को मैं श्योर हो लू, 6 5 30 60 420 करेक्ट। ओके, तो इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करने से तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, एचसीएफ भी निकल आता है, एलसीएम भी निकल आता है, ठीक है। अब कोई सर्कल में अगर इंटरेस्टेड नहीं हो तो उसका भी मैं तरीका बताता हूं, बट उससे पहले ये क्वेश्चन कर लो जल्दी से कि एलसीएम ऑफ 24 एंड 36 विल बी व्हाट। 24 और 36 का एलसीएम कितना आएगा? तो इजी है साहब, है ना। तुम बोलोगे सर 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, दैट विल बी 2 इंटू 2 4 इंटू 2 इंटू 3, और 36 का भी निकाल लेते हैं। 36 के केस में 2 टाइम्स 2 2 टाइम्स 3। बोलो कि सर सर्कल सर्कल कॉमन कितना दिखा, इतना दिखा, 2 2s एंड 3, दोनों में 2 2 और 1 3 तो है, तो 2 2 3, पहले वाले में एक 2 एक्स्ट्रा, दूसरे वाले में एक 3 एक्स्ट्रा। तो मेरा आंसर क्या, सबका मल्टीप्लीकेशन, जो बाहर है जो कॉमन है सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो याद आएगा 8 इंटू 9 विच इज 72, दैट इज योर आंसर फॉर एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर्स। ओके, आई होप आई एम क्लियर एवरीवन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी से क्विकली। एलसीएम ऑफ 78 एंड 144, ओके। 78 एंड 144 का एलसीएम कैसे निकाले? अब इस केस में मैं तुमको बिना सर्कल के समझाता हूं, ठीक है, एंड दिस विल बी द लास्ट क्विज फॉर द डे, ओके। तो 78 एंड 144 का अगर मुझे 48 एंड 144 का मुझे अगर एलसीएम निकालना हो तो अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना पड़ेगा यार, है ना। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख लेते हैं। 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन, चलो यहां पे लिख देता हूं, 48 विल बी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। और मान लो तुम सर्कल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हो कि सर विदाउट सर्कल बताइए, तो चलो ठीक है। तो एलसीएम में हम सारे प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अब यहां पे जितने प्राइम फैक्टर्स है तुम देखोगे कि सेम ही है दोनों में, इसमें भी 2 एंड 3 है, इसमें भी 2 एंड 3 है, ठीक है। तो एलसीएम में 2 एंड 3 आएगा, ओके। अब कितनी बार आएगा? इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जहां ज्यादा है ना उतना उठाओ। तो 2 यहां 3 टाइम्स है, 2 यहां 4 टाइम्स है, तो एलसीएम में 2 4 टाइम्स आएगा। 3 यहां 1 टाइम है, 3 यहां 2 टाइम है, तो एलसीएम में 2 टाइम्स आएगा, एंड दैट इज योर आंसर, सिंपल, ओके। एक और चीज मान लो, अब जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन, की मान लेते हैं कि कोई ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे होते हैं। ये एग्जांपल आई होप क्लियर है। मान लो एक नंबर ऐसा है सर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, और एक नंबर ऐसा है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, इंटू 3 मान लो। इन दो नंबर्स के मुझे एलसीएम चाहिए जिनके प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हारे सामने है। तो एलसीएम में मैंने बोला कि सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स इंक्लूड हो जाएंगे। ऐसा नहीं देखना है कि क्या कॉमन है, नहीं, यहां 2 3 5 7 है, यहां ओनली 2 3 है, बट एलसीएम में सब आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। जबकि एचसीएफ में बस कॉमन प्राइम फैक्टर्स आते थे, एलसीएम में सारी चीजें आएंगी। अगेन
यहां पे टू ओनली टू टाइम्स है, मतलब जो ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स है, तो यहां पे भी टू टू टाइम्स आएगा। थ्री यहां पे थ्री टाइम्स है, तो एलसीएम में भी थ्री थ्री टाइम्स लोगे। फाइव यहां पे वन टाइम है, यहां पे जीरो टाइम है, तो फाइव वन टाइम ही आएगा और सेवन भी वन टाइम आएगा। ये हो गया तुम्हारा एलसीएम इस केस का। ठीक है, तो आई होप समझ गए होगे यार कि कैसे एचसीएफ एंड एलसीएम निकलता है। ठीक है, एंड इतना फॉर क्लास फाइव इज मोर देन एनफ, बट जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे तुमको और भी कई सारे टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड एवरीवन। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो वीडियो के चैट बॉक्स में ज़रूर एंटर करना है, आई गो थ्रू इट एंड आपको रिवर्ट बैक करूंगा डेफिनेटली। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ओके, एंड आई होप समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स में अच्छा करिए, और आज जो चीज़ें सिखाई है उसको लेके क्वेश्चंस ज़रूर सॉल्व करिए। चलो, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।